हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन इन द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अभी तक हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी के जो हमने बेसिक स्टेप्स लिस्ट आउट किए थे लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने बेसिक 6 स्टेप्स बच्चों लिखे थे, जिसमें से 3 स्टेप्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, और क्या क्या थे वो स्टेप एक बार शॉर्ट में फटाफट हम देख भी लेते हैं, जिससे हम इसको कोरिलेट कर सकें टॉपिक को। सबसे पहले हमने सोर्स सेल से उसके डीएनए को आइसोलेट किया था। फर्स्ट स्टेप वाज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन और चिल्ड इथेनॉल और सम एंजाइम्स ऐड किए थे उसमें, ठीक है। और फिर उस आइसोलेटेड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इंक्यूबेट किया था, दैट इज कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और जो भी कट पीस है उसमें जो भी हमारा डिजायर्ड सीक्वेंस है उसे सेपरेट किया था विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्टेप था। देन इन द थर्ड स्टेप व्हाट वी हैव डन कि जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज हमें चाहिए। इसके लिए हमने एक इन विट्रो टेक्निक पढ़ी थी बच्चों, दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, जहां पर इस डिजायर्ड पीस की मल्टीपल कॉपीज हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोसाइक्लर। जरूरी नहीं है जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज करें, हो सकता है हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहले क्लोनिंग वेक्टर से अटैच कर लें और फिर इस आरडीएनए की भी मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज करके फिर उसको प्लाज्मिड से अटैच करके भी आरडीएनए क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही किया जाता है कि पहले ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको सेपरेट करने के लिए हमने इतने सारे स्टेप्स किए, सेल से डीएनए आइसोलेट किया, कट किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, तो वो सब हमें रिपीट ना करना पड़े, इसलिए जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको पीसीआर से एम्पलीफाई कर लिया जाता है और फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोनिंग वेक्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, फॉर फर्दर क्लोनिंग, ठीक है। तो ये जो हमारा आरडीएनए क्रिएट हुआ, इस आरडीएनए को अब हम क्या करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज इंसर्शन ऑफ दिस आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल। अगर प्लाज्मिड है यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर तो होस्ट सेल होगा बैक्टीरिया, और अगर प्लाज्मिड नहीं है, डायरेक्टली हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में एंटर करवाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं अगर प्लांट सेल या एनिमल सेल में विदाउट यूजिंग प्लाज्मिड। और भी कई सारे मेथड्स हैं, जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, विच वी हैव डिस्कस्ड। तो ये जो स्टेप है बेसिकली दैट इज इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल, वो हम वैसे बच्चों पढ़ चुके हैं जब हमने हमारे एक लेक्चर में जीन ट्रांसफर की टेक्निक्स पढ़ी थी ना। वी हैव अंडर द टाइटल कॉम्पिटेंट होस्ट, है ना, कि होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, क्योंकि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू द सेल, सो वी रिक्वायर सम स्पेशल मेथड्स। जीन ट्रांसफर मेथड्स हमने पढ़े थे, वेक्टरलेस और वेक्टर मीडिएटेड मेथड्स। तो बस वही सारे मेथड्स इस स्टेप में डिस्कस करने होते हैं, सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो यहाँ हम सिर्फ शॉर्ट में लिख देते हैं कि स्टेप में बेसिकली क्या किया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले इसमें टू इंट्रोड्यूस आरडीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट, किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा उसको रिकॉम्बिनेंट के फॉर्म में ही इंसर्ट करें। टू इंट्रोड्यूस आरडीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल, सेवरल टेक्निक्स, यू नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सेवरल टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक्स थी जो हमने पढ़ी थी बच्चों? ईदर वेक्टर मीडिएटेड और वेक्टरलेस, है ना। वेक्टर मीडिएटेड में मैंने आपको बताया था जब कोई बायोलॉजिकल वेक्टर इन्वॉल्व हो, जैसे कि रेट्रोवायरसेस, बैक्टीरियोफेज या एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड, तो वो कहलाते हैं वेक्टर मीडिएटेड मेथड। और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में हमने डिस्कस किए थे सम केमिकल मेथड्स एंड सम फिजिकल मेथड्स लाइक इलेक्ट्रोपोरेशन, जीन गन, कैल्शियम क्लोराइड, पीईजी यूज करके, लाइपोसोम बेस्ड मीडिएटेड एंट्री, ठीक है, और एक जीन गन। तो ये सब हमने वेक्टरलेस में डिस्कस किए थे, तो हम उन मेथड्स को दोबारा डिस्कस करने नहीं जा रहे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इंसर्शन के लिए वी विल यूज द जीन ट्रांसफर टेक्निक अकॉर्डिंग टू द होस्ट सेल। जो भी अप्रोप्रिएट टेक्निक है वो हम वहां यूज करेंगे, ठीक है। सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड, और जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट सेल में एंटर करता है, वंस द सेल रिसीव फॉरेन डीएनए, जैसे ही सेल उस फॉरेन डीएनए को रिसीव करती है,
वंस द सेल रिसीव फॉरेन डीएनए इट बिकम, क्या कहते हैं आप उस सेल को बच्चों, इट बिकम ट्रांसफॉर्म्ड, है ना, इट बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। और ट्रांसफॉर्म्ड में भी उसके लिए एक और वर्ड यूज करते थे हम, ट्रांसफॉर्म्ड के साथ, वो एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, इट बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। तो मैं वर्ड लिख देती हूँ ब्रैकेट में, ये किस तरह की ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल, है ना, रिकॉम्बिनेंट। हमने बहुत अच्छे से सेलेक्टेबल मार्कर्स वाले टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट समझा था, अगर आपका वो लेक्चर मिस हो गया है तो गो टू दैट लेक्चर ऑल्सो, ठीक है। So once the cell receive foreign DNA, it become transformed, which is called recombinant transformant cell। और हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी एक इनविजिबल प्रोसेस है। कल्चर मीडियम पे बहुत सारे सेल्स हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर सेल पर ये सारी स्टेप्स कर रहे हो। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सी सेल्स हैं जिनमें आपका फॉरेन जीन गया है, ठीक है, वो कौन सी सेल्स हैं जो ट्रांसफॉर्म हुई हैं, जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर किया है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर किया है। तो उन्हें सेलेक्ट करने के लिए वी यूज सम स्पेशल टेक्निक्स या स्पेशल मार्कर जीन्स, जिन्हें कहा जाता है सेलेक्टेबल मार्कर्स, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे बच्चों। वन इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन की हेल्प से हम करते हैं, एंड सेकेंड इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूसिंग जीन, लेग-जेड जीन। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है तो ब्लू कलर्ड कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी, और अगर वो जीन इनएक्टिवेट हो चुका है ना, अगर फॉरेन जीन की एंट्री से लेग-जेड इनएक्टिवेट हो चुका है तो ब्लू कलर नहीं आएगा एंड द कॉलोनीज विल बी कलरलेस। तो रिवाइज करिए कि इन दोनों के जो ब्लू कलर्ड और कलरलेस कॉलोनीज थी, उनमें से रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कौन सी थी, बताइए, कलरलेस या ब्लू वन? दे आर द कलरलेस कॉलोनीज, क्योंकि कलरलेस कॉलोनीज में ही क्या हो रहा है, हमारा फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ होगा, इसीलिए उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी चली गई, ठीक है, क्लियर। जस्ट रिवाइज करा रही थी मैं पुराना कॉन्सेप्ट। तो वंस द सेल रिसीव फॉरेन डीएनए इट बिकम ट्रांसफॉर्म्ड, और यू में से जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल क्या हो गई, अब जेनेटिकली मॉडिफाई हो गई है, ठीक है, जेनेटिकली इट बिकम ट्रांसफॉर्म्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। और इन सेल्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, विच आर identified with the help of किसकी हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों हम, सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये कॉन्सेप्ट भी हम ऑलरेडी टूल्स में जब हमने प्लाज्मिड्स पढ़े थे तब पढ़ लिया था, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। एंड किसको एलिमिनेट कर देते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स, इनको तो सेलेक्ट कर लिया, आर आइडेंटिफाइड एंड सेलेक्टेड भी लिख सकते थे हम, आर आइडेंटिफाइड एंड सेलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स। एंड कौन सी सेल्स को हमने एलिमिनेट कर दिया, एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स। ध्यान है, ये कंफ्यूज तो नहीं हुए आप लोग? कंफ्यूज हो गए तो मतलब आपको पहले वाला लेक्चर अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, दोबारा देखिए उसे, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तभी फायदा है बायोटेक पढ़ने का। एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड विच वन, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, जिनमें प्लाज्मिड एंटर ही नहीं किया था। ये कौन सी सेल्स थी जिनमें प्लाज्मिड एंटर तो किया था लेकिन वो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था विदाउट फॉरेन जीन, और ये वो सेल थी जिसमें प्लाज्मिड एंटर ही नहीं किया था, तो किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो दीज टू सेल्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, आर एलिमिनेटेड। क्यों? क्योंकि हमें फर्दर कल्चर किसका करना है, आगे हमें जो बढ़ाना है सेल्स का नंबर, डिजायर्ड जीन को मल्टीप्लाई कराना है, प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, वो तो हमें सिर्फ इन्हीं से मिलेगा ना, तो इसलिए हमारा फोकस सिर्फ इन्हीं सेल्स पर होना चाहिए। तो इन 3 तरह की जो सेल्स क्रिएट होती हैं प्लाज्मिड्स की वजह से, प्लाज्मिड जब बैक्टीरियल सेल्स में एंटर करते हैं तो उनमें से ये 2 सेल्स एलिमिनेट कर देते हैं और इन सेल्स को सेलेक्टेबल मार्कर्स आइडेंटिफाई करके हमें दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी, सो हम यहाँ पर ये दोनों टॉपिक्स दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैंने आपको बता दिया है कि इस स्टेप में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप 5, दैट इज क्या करेंगे अब हम बच्चों, बताइए। जब हमें हमारे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स मिल गए हैं तो अब हम इन्हें लार्ज स्केल कल्चर करवाते हैं, हम इनकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं जिससे हम उनसे डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ह्यूमन इंसुलिन कोडिंग जीन बैक्टीरियल सेल्स में डाला है
तो जो बैक्टीरियल सेल्स रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफरमेंट सेल्स बनी हैं वो इंसुलिन बनाएंगी। तो अब हम उन सेल्स को लार्ज स्केल पर कल्चर करवाएंगे, उसकी बिलियंस मिलियंस कॉपीज क्रिएट करेंगे जिससे उन सभी सेल्स में वो जीन चला जाए और वो सभी सेल्स इंसुलिन बनाएं और हमें हाई स्केल पर इंसुलिन मिले और उसे कमर्शियली अवेलेबल करवा सकें। ठीक है, क्लियर। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं आप कि अगर हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसी प्लांट सेल में कोई जेनेटिक फीचर ऐड करने के लिए किया है, तब हमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे बायोरिएक्टर्स, तब हमें बायोरिएक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, लार्ज स्केल कल्चर की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उन प्लांट सेल्स की, क्योंकि जो भी हमने प्लांट सेल्स क्रिएट की हैं उस जीन के साथ, उस जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ, तो उनसे हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से डायरेक्टली बायोरिएक्टर यूज़ ना करके डायरेक्टली टिश्यू कल्चर जो मेथड होता है उसकी हेल्प से हम उस प्लांट की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं और फिर उन्हें कमर्शियली अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एनिमल सेल में कोई जीन ऐड किया है जीन थेरेपी के लिए, किसी भी तरह से उसे जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए, तो उन सेल्स को भी हम डायरेक्टली एनिमल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, चॉइस है, अगर रिक्वायर्ड है तो पहले कल्चर करेंगे फिर ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पर आए, चलिए इसको रब कर लेते हैं, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। यू हैव टू राइट डाउन देम इन योर नोट्स। डन। हाँ बच्चों, आगे बढ़े नेक्स्ट स्टेप पर। स्टेप 5 है हमारा। एनसीईआरटी में जो 5th स्टेप है उसको सिर्फ इतना सा लिखा है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, बट यहाँ उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि सिर्फ अगर हम ऐसा लिखते हैं कि ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट तो बच्चे कल्चर से उसे कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं कि होस्ट सेल में ट्रांसफर किया, अब बस हम प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, बट अभी हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं। अभी हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए पहले जो हमारी ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं उनको कल्चर कर रहे हैं, उनका नंबर बढ़ा रहे हैं, जिससे हमें जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट हम आइसोलेट करेंगे वो हमें हाई अमाउंट में या कमर्शियल स्केल पर मिले, तभी तो यूजफुल है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। वरना अगर कमर्शियल स्केल पे नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रियल स्केल पे नहीं मिलेगा, तो बायोटेक को यूज करने का कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अभी तक आप पढ़ते आए थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब एक नया टर्म ऐड हो गया रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट वर्ड का मीनिंग तो सेम है, बस सिंपल सी बात है कि कोई भी होस्ट सेल, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या एनिमल हो, जिसमें आपने फॉरेन जीन को इंसर्ट किया है, तो ये तो आपका कहलाता है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये फॉरेन जीन आपने क्यों इंसर्ट किया है? कोई ना कोई चेंज करने के लिए। तो ये फॉरेन जीन चेंज करने के लिए कोई प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि आपको पता है डीएनए कैसे एक्सप्रेस करता है खुद को, पहले आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन चेन बनती है ना। तो जिस भी होस्ट सेल में आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा, और जो भी प्रोटीन वो फॉर्म करेगा होस्ट सेल में, उसी प्रोटीन को हम सिंपली क्या कह देंगे बच्चों? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्यों हमने इसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहा? क्योंकि ये इस होस्ट की ओरिजिनल प्रोटीन नहीं है, है ना। जैसे अगर ये इंसुलिन कोडिंग जीन है, तो बैक्टीरिया की नेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी ना है इंसुलिन बनाना। हमने ह्यूमन से एक इंसुलिन कोडिंग जीन यहाँ डाला और अब बैक्टीरियल सेल्स में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। तो बैक्टीरिया के लिए वो इंसुलिन क्या है? एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को डिफाइन कर लेते हैं हम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है क्या, फिर हम देखेंगे कि जिन सेल से हमें वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिल रहा है, उन सेल्स को किस तरह कल्चर करवाया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले इसमें आप फर्स्ट स्टेप लिखे, फर्स्ट सब हेडिंग लिखेंगे, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। यहाँ पे मैं जो हेडिंग्स हैं वो थोड़ा क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, तो सिंपली थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इससे स्पेस रहेगा हमारे पास फर्दर लिखने के लिए। फर्स्ट सब हेडिंग है हमारी व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन दी है बच्चों बहुत ही अच्छे से। जो आपका ये जो स्टेप है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट है ना, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हैं, वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की डेफिनेशन है। क्या होता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? व्हेन अ फॉरेन जीन, जो भी आपने फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन इंसर्ट किया है, व्हेन अ फॉरेन जीन इज एक्सप्रेस्ड व्हेन अ फॉरेन जीन भी कह सकते हैं आप, प्रोटीन एनकोडिंग जीन भी कह सकते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म रहेगा। व्हेन अ, चलिए ठीक है, ये लिखे रहने दीजिए। व्हेन अ फॉरेन जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोलोगस होस्ट, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जो नीट में क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, कि अब वो उस जीन के लिए हेटेरोलोगस होस्ट है बच्चों। ठीक है,
ये जो भी फॉरेन जीन आपने इंट्रोड्यूस किया है विच इज अ प्रोटीन एनकोडिंग जीन, ठीक है, तो वो किसमें है, वो एक ऐसे होस्ट में है जिसके लिए वो हेट्रोलोगस होस्ट है, वो उसका ओरिजिनल जीन नहीं है। इंसुलिन बनाने वाला जीन जब तक ह्यूमन सेल में है तब तक वो उसका खुद का जीन है, तब आप इंसुलिन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन नहीं कह सकते। बट अगर वो जीन बैक्टीरिया में जाके खुद को एक्सप्रेस कर रहा है तो बैक्टीरिया के लिए वो इंसुलिन क्या है, एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, ठीक है। तो व्हेन अ फॉरेन जीन और प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलोगस होस्ट देन द प्रोटीन फॉर्म्ड इज कॉल्ड, तो वहां जो प्रोटीन बनेगी देन द प्रोटीन फॉर्म्ड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि हमने क्यों कल्चर करवा रहे हैं हम, व्हाट इज द नीड ऑफ, क्योंकि हम स्टेप में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिन होस्ट सेल से हमको ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिलेगा उसको लार्ज स्केल कल्चर करवाना है, तो क्यों करवा रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ कल्चर, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कल्चर करवाते कैसे हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ कल्चर, ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया है, वैसे तो आपको पता है कि हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कल्चर करवा रहे हैं, बट यहाँ पर एनसीईआरटी ने अगेन जो ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट का जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो बच्चे जब एनसीईआरटी रीड करते हैं तो उन पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई आई इन्वॉल्व दोज पॉइंट्स इन दीज नोट्स, ठीक है। समझिएगा, बहुत सिंपल है, यहाँ पे सिंपली ये दिया है कि भाई जो भी आपने आरडीएनए टेक्नोलॉजी है आपका, उसका अल्टीमेट एम क्या है, कोई ना कोई प्रोटीन बनाना, और वो प्रोटीन तभी बनेगा जब होस्ट सेल में जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो वो जीन खुद को एक्सप्रेस करे उसके लिए होस्ट में ऑप्टिमम कंडीशंस होनी चाहिए, तो वो कंडीशंस कौन प्रोवाइड करता है, होस्ट को वो ऑप्टिमम कंडीशंस कौन प्रोवाइड करता है, आपके जो कल्चर मीडियम्स होते हैं, उससे होस्ट सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और जो बायोरिएक्टर जो हाई स्केल कल्चर है उसमें तो आप पढ़ेंगे पीएच, टेम्परेचर, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करने के सिस्टम्स होते हैं जिससे होस्ट सेल्स को ऑप्टिमम कंडीशंस मिलती हैं, वो मल्टीप्लाई भी करती हैं और जीन खुद को एक्सप्रेस करके प्रोटीन्स को फॉर्म भी करता है, ठीक है, क्लियर। तो हम इस पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं सिंपली, द अल्टीमेट एम, इस तरह से एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स पे से भी क्वेश्चन आ जाता है, द अल्टीमेट एम ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी इज टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन, है ना, देखो ये एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, और इसी पर मान लो क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन फॉर दैट, और वो प्रोटीन कब बनेगी, फॉर विच फॉरेन जीन मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्ट, जिस होस्ट में आपने उसको इंसर्ट किया है वो उसके लिए हेटेरोलोगस है ना उस जीन के लिए, तो वहां पर वो एक्सप्रेस होना चाहिए, ओके। तो ये एक्सप्रेस कब होगा, for the expression of gene optimum conditions are required which are provided by, वो ऑप्टिमम कंडीशंस कौन प्रोवाइड करता है बच्चों, which are provided by कल्चर मीडिया, ठीक है, विच आर प्रोवाइडेड बाय कल्चर मीडिया एज वेल एज इट अलाउ हाई स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड सेल्स, हेंस डिजायर्ड प्रोटीन, ठीक है। सेल्स अगर हाई स्केल पर प्रोड्यूस होंगी, मल्टीप्लाई करेंगी, तो बट ऑब्वियस यील्ड भी, इसको हम हाई स्केल प्रोडक्शन की जगह यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, इट अलाउ हाई स्केल कल्चर ऑफ डिजायर्ड सेल्स, हेंस हाई यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, ठीक है। तो कल्चर हम क्यों कर रहे हैं बच्चों, समझ में आया आपको, हाई यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन मतलब क्या, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है, क्लियर।
तो व्हाट इज द नीड ऑफ कल्चर, इसी चीज को, ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है सेम यही चीज एनसीईआरटी में दी है आपको स्टार्टिंग में, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे सिंपली आपको ये बताया है कि क्यों हम सेल्स को कल्चर कर रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस हाई स्केल कल्चर। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्यों कर रहे हैं हम ये कल्चर? क्योंकि जो हमारा जीन जिस भी होस्ट सेल के अंदर है वो तभी प्रोटीन बनाएगा जब उसे ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेंगी, और ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए वी हैव टू यूज सम कल्चर मीडिया, वी हैव टू प्रोवाइड द कंडीशंस बाय यूजिंग स्पेशल कल्चर मीडिया। अलग अलग अकॉर्डिंग टू टेक्निक अलग अलग कल्चर मीडिया होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ऑप्टिमम कंडीशंस तो मिलती हैं। ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कल्चर मीडिया, दो एडवांटेज होते हैं, और दूसरा हाई स्केल कल्चर करवा देते हैं। हाई स्केल कल्चर की वजह से जो प्रोटीन है उसका यील्ड क्या होता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो हमारा बेसिक एम है इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कल्चर किया कैसे जाता है। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली बायोरिएक्टर्स पे नहीं जाएंगे, पहले मैं आपको कल्चर से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, फिर हम बायोरिएक्टर्स को पढ़ेंगे। डन, स्नैपशॉट ले लिया आपने इसका, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब हेडिंग लिखिएगा आप इसमें, व्हाट इज कल्चर। अच्छा बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फर्मेंटेशन। आप कहेंगे मैम फर्मेंटेशन पे कहाँ से आ गए हम तो कल्चर पढ़ रहे हैं। फर्मेंटेशन तो हम लोगों ने, जस्ट अ मिनट, फर्मेंटेशन तो हम लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, जब हमने पढ़ा था दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक और एरोबिक। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं, राइट, जिसमें आपने एग्जाम्पल पढ़ा था यीस्ट या लैक्टोबैसिलस, है ना। तो ये जब अपने प्रोडक्ट को, सबस्ट्रेट को यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना ऑक्सीजन के ही ये अपने लिए उसको कंज्यूम भी कर लेते हैं, ग्लूकोज जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसे, और एटीपी भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। वही पढ़ा था आपने फर्मेंटेशन। बट अब आपको अपने फर्मेंटेशन के कॉन्सेप्ट्स में कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा बच्चों। नो डाउट फर्मेंटेशन ओरिजिनली जो वर्ड यूज़ किया गया वो एनारोबिक प्रोसेस के लिए ही यूज़ किया गया, बट यहाँ पर फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी में, आप कह सकते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन ब्रॉड एस्पेक्ट में यूज़ होता है बच्चों। अगर कहीं पर भी हम किसी भी कल्चर मीडियम पे सेल्स को कल्चर कर रहे हैं, बट ऑब्वियस सेल्स को कल्चर करने के लिए आपने कल्चर मीडियम में कुछ फूड ऐड किया होगा और उस फूड को कंज्यूम कर रहे होंगे, तो फूड को कंज्यूम करके एनर्जी बनाना एक तरह का रेस्पिरेशन ही है ना। तो वो जो कंजप्शन हो रहा है और रेस्पिरेशन से एनर्जी बनेगी, एनर्जी से सेल डिवाइड करेंगी और मल्टीप्लाई करेंगी। ठीक है, तो ये जो कंजप्शन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का और एटीपी जनरेट हो रहा है, इस प्रोसेस को चाहे ये एरोबिकली हो रहा हो चाहे एनारोबिकली हो रहा हो, बायोटेक्नोलॉजी में व्हाट आई एम सेइंग, सुनिए ध्यान से, कि जो भी कल्चर मीडियम है आपके पास, उस कल्चर मीडियम में आपने जो भी न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स, विटामिन्स चाहिए था सब ऐड कर दिया, होस्ट सेल रख दी, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल है ये। अब ये सेल मल्टीप्लाई कर रही है, तो मल्टीप्लाई कर रही है मतलब सेल डिवाइड कर रही है। डिवाइड करने के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन रिक्वायर एटीपी। एटीपी कब बनता है बच्चों, जब कोई भी सेल रिक्वायर एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन, है ना। तो इसका मतलब जब सेल्स कल्चर करती हैं, अपना नंबर बढ़ाती हैं, तो रेस्पिरेशन भी करती हैं। रेस्पिरेशन करती हैं तो फूड कंज्यूम कर रही होंगी, फूड कंजप्शन हो रहा होगा, और फूड कंजप्शन के साथ साथ रेस्पिरेशन के लिए आपने पढ़ रखा है या तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती है। कुछ एरोबिक सेल्स होती हैं, कुछ एनारोबिक होती हैं, और मोस्ट ऑफ द होस्ट सेल्स जो हम इस प्रोसेस में डिस्कस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है या बैक्टीरियल सेल्स हैं, वो एरोबिक सेल्स हैं, है ना। तो फिर यहाँ तो मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन ही हो रहा होगा सेल्स में, तो फिर तो हमें इसको सिंपली एरोबिक कल्चर कह देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। चाहे ये और हाँ, एरोबिक प्रोसेस है तो वी हैव टू सप्लाई ऑक्सीजन ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह का जो कल्चर हमने किया जहाँ पर सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही हैं, फिर भी वी यूज द टर्म फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन ब्रॉडली यूज टू इंडिकेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इनसाइड अ कल्चर मीडियम। अब वो चाहे वो एरोबिकली हो सकता है कुछ केसेस में एनारोबिक कल्चर भी हमें करवाना पड़े, तब हम ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे, उसे तो फर्मेंटेशन कह ही सकते हैं, वहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। बट ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब नीट में क्वेश्चन आता है तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर ये रेस्पिरेशन एरोबिकली हो रहा है ना, तो भी आप इसे फर्मेंटेशन ही कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों आप इसे, तो भी आप इसे फर्मेंटेशन ही कहेंगे। फर्मेंटेशन
term is used in reference to culture for both aerobic as well as anaerobic conditions. ठीक है, क्लियर, लिख लें हम इस बात को. नीट में क्वेश्चन आता है बच्चों फर्मेंटेशन, जब भी अगर कभी फर्मेंटेशन टर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के चैप्टर से कुछ फ्रेम हुआ है तो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली. बट अगर बायोटेक्नोलॉजी के रेफरेंस में क्वेश्चन है, कल्चर ऑफ सेल्स इस तरह का कुछ मेंशन किया है, तो वहां आपको ध्यान रखना है फर्मेंटेशन इंक्लूड बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक कंडीशंस. ठीक है, तो व्हाट इज कल्चर और फर्मेंटेशन इन रेफरेंस टू बायोटेक्नोलॉजी? द मल्टीप्लीकेशन, सेल्स मल्टीप्लाई कर रही हैं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ होस्ट सेल्स. ठीक है, बट ऑब्वियस जो हमारी ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स है वही हमने सेलेक्ट की होगी, लिख देते हैं हम ये भी, ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स. और वो होस्ट सेल कोई भी हो सकती है, ईदर बैक्टीरिया और प्लांट और एनिमल और कोई फंगल सेल भी हो सकती है, कोई भी, कोई वॉट एवर जो भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है. द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस, अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस, वेदर एरोबिक, ध्यान रखिएगा, वेदर एरोबिक और एनारोबिक दोनों इंक्लूड करेंगे फर्मेंटेशन की डेफिनेशन में यहां पर. ठीक है, वेदर एरोबिक और एनारोबिक इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. ठीक है, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन चेंज हो गई मतलब एक तरह से, बट बायोटेक्नोलॉजी के रेफरेंस में ध्यान रखिएगा वहां नहीं आप एरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कह देंगे. मैंने आपको क्लियर किया कि यहाँ पे फर्मेंटेशन टर्म क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि सेल्स मल्टीप्लाई कर रही हैं और कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन का प्रोसेस उसमें यूज हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. ठीक है, अब वो चाहे सेल्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रही हैं चाहे नहीं कर रही हैं, यू कैन यूज दिस टर्म. और इसीलिए जब आप अभी आगे पढ़ेंगे बायो रिएक्टर्स के बारे में, जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनमें कल्चर किया जाता है, उन बायो रिएक्टर्स को फर्मेंटर्स भी कह दिया जाता है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो जैसे आपने पढ़ा था ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में, फर्मेंटर्स अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, तो वो तो फर्मेंटर्स है ही, क्योंकि वहां तो सब कुछ एनारोबिक था, यीस्ट यूज कर रहे थे आप. बट यहाँ पर बायोटेक में जब सेल्स को कल्चर करने के लिए आप उसी तरह के बड़े वेसल्स यूज कर रहे हैं, इवन यू आर प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन, देन ऑल्सो यू कॉल्ड दोज एपरेटस इज फर्मेंटर. ठीक है, क्लियर नाउ. तो ये हो गया हमारा फर्मेंटेशन, और यहाँ पर हम नोट लिख देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे. फर्मेंटेशन टर्म ओरिजिनली यूज्ड फॉर anaerobic process only, but broadly it is used for both aerobic and anaerobic culture in biotechnology. ठीक है, क्लियर. आप तो कल्चर बायोटेक्नोलॉजी में ही पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने लिखा है, बाकी कहीं भी अगर हम सेल्स का कल्चर कर रहे हैं तो वी कैन यूज द टर्म फर्मेंटेशन. ठीक है, क्लियर, इसे भी लिख लीजिए. इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी हम, क्योंकि हमने हेडिंग में लिखा है लार्ज स्केल कल्चर, तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि सेल्स को डायरेक्टली लार्ज स्केल कल्चर पे भेज दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है. जब हमारी सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, हम जो भी डिजायर्ड सेल्स है उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पहले उन सेल्स का स्मॉल स्केल कल्चर करके भी देखते हैं. लेबोरेटरी में सिंपली जो कल्चर मीडियम होते हैं उन पे स्मॉल स्केल कल्चर करके चेक किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि हाँ भाई ये सेल ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, दे आर फॉर्मिंग द प्रोटीन, और फिर उन्हें लार्ज जो कल्चर मीडियम्स हैं उनमें शिफ्ट कर दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट में और ऐड कर देती हूँ. कल्चर can be done on small scale in laboratory or large scale in industries. ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे लार्ज स्केल कल्चर भी होता है
और लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल कल्चर भी होता है। चाहे स्मॉल स्केल कल्चर है चाहे लार्ज स्केल कल्चर है, दोनों को आप फर्मेंटेशन कह सकते हैं, ठीक है। और दोनों के लिए ही जो मीडियम्स आप यूज़ कर रहे हैं उनको आप फर्मेंटर्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। वैसे कॉमनली फर्मेंटर्स लार्ज स्केल बायोरिएक्टर्स के रेफरेंस में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अब कि जो हमारे कल्चर करने का जो तरीका है, बायोरिएक्टर पे जाने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, टाइप्स ऑफ कल्चर की कौन कौन से तरह से कल्चर करवाया जाता है। देन वी विल मूव टू द लार्ज स्केल कल्चर यूजिंग बायोरिएक्टर्स। इसको भी क्लिक कर लीजिए आप और नोट डाउन कर लीजिए जो भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं। गोइंग टू रब इट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कल्चर सिस्टम्स, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं जिससे कल्चर किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ कल्चर, या कल्चर को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, फर्मेंटेशन, ठीक है। देखें 3 बेसिक पैटर्न्स हैं सेल्स को कल्चर कराने के लिए। फर्स्ट वन इज बैच कल्चर, ठीक है। एनसीईआरटी ने इस तरह क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, बट यस बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर को जस्ट एक पैराग्राफ के 2-4 लाइंस में इनके बारे में दिया है। तो ये मत समझिएगा कि हम आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। येस दीज थिंग्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। बस एनसीईआरटी चीज़ों को घुमा फिरा के या इस तरह से मिस्टीरियस स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दे देती है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ हमने रीड कर ली, और इस पर क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है इट इज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर गिवन, ठीक है। तो एक होता है बच्चों बैच कल्चर, जिसको कहा जाता है क्लोज सिस्टम कल्चर। के साथ साथ ध्यान रखिएगा वी कैन यूज द टर्म फर्मेंटेशन ऑल्सो, बैच कल्चर या बैच फर्मेंटेशन। इसी तरह कंटिन्यूअस कल्चर या कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, क्योंकि नीट में इस नाम से क्वेश्चन आते हैं फर्मेंटेशन। और एक मैं आपको बताऊंगी फेड बैच कल्चर या फेड बैच फर्मेंटेशन, ठीक है। फेड बैच कल्चर और फेड बैच फर्मेंटेशन, ठीक है। क्लियर। नाउ देखें क्या हो रहा है। इसको क्लोज सिस्टम कहा, इसको ओपन सिस्टम कहते हैं। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है इनको समझना। बैच कल्चर को आप यूँ समझ लीजिए जैसे बैचेज में, जैसे मान लीजिए क्लास हो रही है, कोई टॉपिक मुझे पढ़ाना है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने सबको बैचेज में डिवाइड कर दिया। 1-1 घंटे का बैच मुझे लेना है, तो पहले मैंने कुछ स्टूडेंट्स को क्लास में बिठा लिया। क्लासरूम बंद है, कोई स्टूडेंट ना आएगा ना जाएगा, लेक्चर कंप्लीट हुआ। दीज स्टूडेंट्स विल गो, और जो फर्दर नेक्स्ट सेकेंड बैच है फिर वो एंटर करेगा, वो कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। फिर जब उनका कंप्लीट हो जाएगा तब वो रूम से एग्जिट करेंगे, फिर थर्ड बैच रूम में एंटर करेगा और फिर उन्हें भी वो चीज़ पढ़ाई जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो बैच कल्चर में क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मीन्स कि यहाँ जो कल्चर मीडियम होता है उसमें एक बार आपने कल्चर मीडियम में जो भी आपका मतलब पेट्री डिश है या लार्ज स्केल है तो फर्मेंटर्स हैं, उनमें आपने एक बार कल्चर मीडियम ऐड कर दिया, ठीक है। तो कल्चर मीडियम ऐड करने के बाद क्या करते हैं, कल्चर मीडियम ऐड करने के बाद ना तो कोई एडिशन होता है, ना तो फ्रेश मीडियम ऐड किया जाता है, और ना ही जो यूज्ड मीडियम है उसको ड्रेन्ड आउट करना है। ना एडिशन करना है ना ड्रेनेज करना है। जो भी आपने सेल्स में कल्चर मीडियम डाल के सेल्स को डाल दिया, वो सेल्स उसी कल्चर मीडियम को यूज़ करके मल्टीप्लाई करेंगी, ठीक है। उन्हें ना तो बीच बीच में फ्रेश मीडियम मिलेगा, ना पुराना मीडियम जो भी प्रोडक्ट्स बने होंगे, जो भी चीज़ें हैं वो ना ही उसमें से ड्रेन्ड होंगी। इस तरह के सिस्टम को, और जब हमें लगेगा, जो भी इसका अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है कि इतनी देर में बैक्टीरियल सेल्स ने अब डिवाइड कर, जो भी होस्ट सेल्स हैं उनका कल्चर कंप्लीट हो गया होगा, तो फिर हम इस कल्चर मीडियम को ओपन करेंगे, इस वेसल को, ठीक है। इसमें से जो भी हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें निकाल लेंगे, पूरा वेसल क्लीन होगा, फिर दोबारा से कुछ सेल्स को दोबारा उसमें डाला जाएगा विद न्यू कल्चर मीडियम, फिर से सिस्टम को क्लोज कर दिया जाएगा, और फिर दोबारा से उसमें क्या होगा, अंदर मल्टीप्लिकेशन चलेगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब उसको चेंज करेंगे, क्लीन करेंगे और थर्ड बैच ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह बैचेज में जब कल्चर करवाया जाता है तो उसको कहते हैं बैच कल्चर। इसका फ़ायदा क्या होता है बच्चों, इस तरह के कल्चर मीडियम्स में देयर इज़ नो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, क्योंकि ना हम सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ना हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, ना यूज मीडियम को ड्रेन कर रहे हैं, तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की उस सिस्टम से। क्या होगा, वो सिस्टम में कोई कंटामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। बट यस, यहाँ पर अभी आप जब ये वाला सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो कम होगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम कंटिन्यूअसली सेल्स को नहीं मिल रहा है, नया न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है,
जितना भी है उसी में इन सेल्स को काम चलाना है, ठीक है, क्लियर। इसको कहते हैं हम बैच कल्चर या क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम भी समझ लीजिए, इसमें क्या होता है। ओपन सिस्टम में क्या, हाँ ये जो मैंने बॉक्स बनाया इसका मतलब ये नहीं है कि ना आप समझें कि इसमें बस ओनली कल्चर मीडियम है। इसमें अकॉर्डिंगली जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे अगर ये एरोबिक प्रोसेस है तो इसमें एक ऑक्सीजन पंप लगा हुआ होगा जहाँ से ऑक्सीजन मिल रही होगी, पीएच कंट्रोल सिस्टम, जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो सब इसमें अकॉर्डिंगली सेट होती हैं, ठीक है। बट सिस्टम में न्यूट्रिएंट मीडियम के एडिशन या ड्रेनेज के लिए कोई नहीं, कुछ भी सेटअप नहीं होता है, क्योंकि हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। चाहे वेदर इट इज स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, दोनों में इस तरह के बैच फर्मेंटेशन किए जाते हैं, ओके। कंटिन्यूअस कल्चर समझिए। कंटिन्यूअस कल्चर में बच्चों क्या करते हैं, जो भी हमारा एपरेटस है उसमें एक तरफ से न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूअसली ऐड होते रहते हैं और दूसरी तरफ से जो यूज्ड मीडियम है वो ड्रेन होता रहता है। यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट, ठीक है। और यहां से फ्रेश न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। उससे क्या होगा बच्चों, इसकी वजह से जो भी सेल्स इसमें कल्चर कर रही हैं, क्या वो मैक्सिमम, आपके बुक में एक लाइन लिखी है, दे मल्टीप्लाई इन देयर मोस्ट लॉग फेज। ये जो सेल्स हैं, सेल्स मल्टीप्लाई इन मोस्ट एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं ना, किसी चीज़ का एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होना, ग्राफ्स पढ़ते हैं आप फिजिक्स में, तो सेल्स मल्टीप्लाई इन मोस्ट एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज आता है, बायो में भी पढ़ते हैं आप, लैग के बाद लॉग जब तेजी से इंक्रीज होता है। क्यों हुआ ये इतना फास्ट इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स में, क्योंकि कंटिन्यूसली उनको न्यू न्यूट्रिएंट्स भी मिलते जा रहे हैं, और जो भी इस कल्चर मीडियम में प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, या हो सकता है कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहे हो, कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स बन रहे हो जो सेल्स को डिस्टर्ब कर रहे हो मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो भी ड्रेन्ड आउट होता जा रहा है। यूज मीडियम इज ऑल्सो ड्रेन्ड आउट। तो कहीं से भी सेल्स को डिस्टर्बेंस नहीं है, वो आराम से क्या करेंगी, अपनी ग्रोथ करेंगी, नंबर बढ़ाती जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा जो यील्ड मिलेगा आपको इन दोनों में से, वो कहाँ मिलेगा, कंटिन्यूस सिस्टम में। बट इसका भी एक डिसएडवांटेज है, वो क्या बच्चों, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस एंट्री एंड एग्जिट चल रहा है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। यस और नो, कंटामिनेशन हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ हम चाहें तो इसको डायग्राम के फॉर्म में लिख लें, थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखने की जगह डेफिनेशन, ठीक है। इसको भी मैं प्रॉपर्ली एक बार बना देती हूँ, बैच कल्चर को भी दोबारा से। बैच कल्चर में मैंने आपको क्या बताया, एक क्लोज सिस्टम होता है, समझ आ रहा है आपको, ये ओपन सिस्टम है। इसमें ना तो फ्रेश मीडियम ऐड करना है और ना ही यूज्ड मीडियम ड्रेन करना है, ठीक है। नो एग्जिट नो एंट्री, ना कोई एंट्री होगी, नो एंट्री ऑफ फ्रेश मीडियम एंड नो ड्रेनेज ऑफ यूज्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जो कल्चर मीडियम आपने दिया है सेल्स को, उनमें सेल्स ग्रो तो करेंगी बट कंपेयर टू दिस सिस्टम थोड़ा धीरे ग्रो करेंगी, ठीक है, क्लियर। सेल्स मल्टीप्लाई एट स्लो रेट, क्लियर। इसका एडवांटेज क्या बताया बच्चों मैंने आप लोगों को, इस सिस्टम का एडवांटेज, नो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। बट इसका लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस सिस्टम, कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होंगी, तो लेस बायोमास इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। लिमिटेशन है इसका, लिमिटेशन लेस बायोमास प्रोडक्शन, सेल्स का नंबर कम बढ़ेगा तो यील्ड भी कम मिलेगा, रिजल्ट्स इन लोअर यील्ड, ठीक है, क्लियर। कोई क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे इससे रिलेटेड, नीट में बोर्ड्स में इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे, सिंपली डिफरेंस पूछ लेंगे कि बैच कल्चर कंटिन्यूस कल्चर से क्यों अलग है, या किस कल्चर में सेल्स अपनी मोस्ट एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज में मल्टीप्लाई करती हैं, ठीक है, क्लियर। इसका भी एडवांटेज लिख लेते हैं हम। इसका क्या एडवांटेज है बच्चों, यहाँ पर मैक्सिमम बायोमास प्रोडक्शन होगा, मैक्सिमम बायोमास प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन हायर यील्ड और नॉट, सही है, रिजल्ट्स इन हायर यील्ड, जो भी आपका प्रोटीन है उसका हायर यील्ड मिलेगा। और इसका लिमिटेशन क्या है, हाँ लिमिटेशन क्या है इसका, ये एडवांटेज हो गया, ये लिमिटेशन हो गया। इसका लिमिटेशन मैंने आपको बताया, यहाँ पर हाई रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, हाई
रिस्क ऑफ, हालांकि हम कल्चर करते वक्त ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का कि कंटामिनेशन ना हो, बट येस क्योंकि यहाँ एंट्री और एग्जिट का पाथवे खुला है, दिस इज ओपन सिस्टम, तो यहाँ कंटामिनेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, नाउ फेड बैच कल्चर क्या होता है, इस पे नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, फेड बैच फर्मेंटेशन के नाम से क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या होता है देखिए फेड बैच कल्चर में, फेड बैच कल्चर इन दोनों सिस्टम्स का मिक्स है। ठीक है, नाम है इसका फेड बैच, तो बैच कल्चर है ये एक तरीके का, यानी इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम क्लोज भी होना चाहिए। और फैड वर्ड जो इसमें लगाया ना, फेड का मतलब आप ऐसे याद रख लीजिए फीडिंग, तो ये एक ऐसा बैच कल्चर है जिसमें पहले क्लोज सिस्टम तो बना दिया हमने, क्लोज सिस्टम में नो ड्रेनेज ऑफ यूज मीडियम, बट हमें लगा कि यार यहाँ पे ड्रेन ना करें, कंटामिनेशन के रिस्क को थोड़ा तो कम करें, एंट्री एग्जिट में से एक पाथवे को तो बंद कर देते हैं, तो एग्जिट पाथवे को तो बंद कर दिया, बट क्योंकि हम चाहते थे कि हमें हमारा मेन क्राइटेरिया क्या है कल्चर करने का, ऑब्जेक्टिव क्या है, यील्ड बढ़ाना, तो इसमें हमने एक पाथवे खोल दिया एंट्री के लिए, तो न्यूट्रिएंट्स की एंट्री यहाँ पे फ्रेश मीडियम यहाँ पे ऐड किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसे भी वो जो ऐड किया जाता है ना, उसमें भी एक स्पेशल तरीका रखा जाता है कि कंटिन्यूसली सारे न्यूट्रिएंट्स को नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ पर पार्ट्स में धीरे धीरे लो कॉन्सेंट्रेशन पर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है, सिंपली आप आपके लेवल पर इतना सा समझ लीजिए कि अगर हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ अवेलेबल करवा देंगे ना, तो मान लीजिए इतनी ऑक्सीजन तो मिली नहीं, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे मिल गए, तो जो सेल्स हैं अंदर वो क्या करेंगी, हो सकता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, हो सकता है वो उन चीज़ों को सही से यूज़ ना कर पाएँ और जो सबस्ट्रेट है वो मेटाबोलाइज हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे ऐड किया जाता है लो कॉन्सेंट्रेशन पर अलग अलग पार्ट्स में, जिससे इट कैन बी पेस अप विद द ऑक्सीजन रेट, जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसके साथ कोरिलेट कर सके और सेल्स मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सके और मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर भी फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से हमें हाई यील्ड मिल गया, बट येस देयर इज सम रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, बट हाँ इसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, क्लियर। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, फेड बैच कल्चर में क्या कर रहे हैं, नो ड्रेनेज, ड्रेन नहीं करना है यूज मीडियम को। ठीक है, ये मैंने बच्चों शॉर्ट में लिखा है, आप इसे कोरिलेट कर लेंगे ना एग्जाम में। ठीक है, नो ड्रेन बट फ्रेश मीडियम, फ्रेश न्यूट्रिएंट्स या फ्रेश मीडियम लिख देते हैं, इज एडेड, बट उसको ऐड करने का एक स्पेसिफिक वे है, फ्रेश मीडियम इज एडेड in such a way that nutrients are added at low concentration, ठीक है, at low concentration and in parts, एक साथ नहीं दिए जाते, धीरे धीरे दिए जाते हैं, to pace with rate of oxygen consumption, to pace with rate of oxygen consumption। ठीक है, जिससे हायर यील्ड मिलेगा। तो इस टेक्निक में फेड बैच फर्मेंटेशन में एडवांटेज क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द एडवांटेज, हाई यील्ड। ठीक है, क्यों मिला हाई यील्ड, क्योंकि कंटिन्यूसली फ्रेश मीडियम मिल रहा है। इसको दूसरे पेन से रख देते हैं, अदरवाइज ये मिक्स हो जाएगा। एडवांटेज है इसका हाई यील्ड, ठीक है, और लिमिटेशन है इसका सम रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, सम रिस्क ऑफ, ना इसे कंप्लीटली क्लोज सिस्टम कहेंगे ना इसे ओपन सिस्टम कहेंगे। ठीक है, नो यूज्ड मीडियम इज नॉट ड्रेन्ड। ठीक है, प्रोडक्ट्स को बीच बीच में नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, फेड बैच में प्रोडक्ट्स उसी में हैं, सिर्फ हमने फ्रेश मीडियम को ऐड किया है, वो भी एक स्पेसिफिक तरीके से, सारे न्यूट्रिएंट्स को एक बार में नहीं दिया कंटिन्यूस की तरह। कंटिन्यूस में तो कंटिन्यूसली सारे मीडियम्स जाते रहते हैं, इसमें सबसे हाई रेट होती है ऑक्सीजन कंजप्शन की। ठीक है, तो यहाँ भी सेल्स मल्टीप्लाई करती हैं, सेल्स मल्टीप्लाई एट हाई रेट। ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आया आपको तीनों तरीके के कल्चर्स। इसका भी आप लोग स्नैपशॉट लीजिए।
अच्छे से समझ में आ गया ना बच्चों? ये आप लोगों को क्या बताया इसमें मैंने आप लोगों को? तीनों तरह के कल्चर मीडियम्स गड़बड़ नहीं करने हैं। नो एंट्री ऑफ फ्रेश मीडियम, पूरा लिख देती हूँ, फिर बाद में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ने पता नहीं क्या लिखा है, नो एंट्री। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पे यूज मीडियम इज नॉट ड्रेन्ड, ठीक है, ये आप लिख लेना, जगह नहीं है इसलिए। ओके, क्लियर? तो ये हमारा हुआ टाइप्स ऑफ कल्चर। तो ये जो हमारा स्टेप 5 है, लार्ज स्केल कल्चर, जिसमें हमें पढ़ना था, उसमें हमने बाकी सब कुछ पढ़ लिया एक्सेप्ट लार्ज स्केल कल्चर अभी तक हमने। लेकिन ऐसा नहीं है वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ी हैं, दे ऑल आर गिवन इन एनसीईआरटी। अभी तक हमने कल्चर के कॉन्सेप्ट्स को समझा है। अब हम आएंगे लार्ज स्केल कल्चर पे, ठीक है, जिसमें कि हम बायो रिएक्टर्स को डिस्कस करेंगे, उनकी डिज़ाइन, उनके कंपोनेंट्स, उनमें क्या कंडीशंस दी जाती हैं और किस तरह इंडस्ट्रियल लेवल पर सेल्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो बायो रिएक्टर और जो एक लास्ट स्टेप है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप इस टॉपिक को रिवाइज करिए एंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए। ओके।